नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। खबर खंडवा से है। जहर पीकर कोतवाली थाने पहुंची मां बेटी बेहोशी की हालत में थाने के बाहर दोनों मिली। मां और बेटी ने इलाज के दौरान जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उन्होंने दम तोड़ दिया। बहरहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई जारी है। खंडवा के कोतवाली थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ थाने के बाहर पहुंची। दोनों ने जहरीला पदार्थ खाया हुआ था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि क्या है इसके पीछे, पर एक बड़ा ये मामला इस तौर पर आप देख सकते हैं कि थाने के बाहर ये दोनों पहुंची, तो इसके पीछे की क्या वजह है, ये प्रशासन के लिए भी एक बड़ा सवाल है। सहयोगी निशात सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशात, क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है? एक अपने आप में कई सवाल खड़े हो जाते हैं जब थाने के बाहर कोई आता है और उन्होंने कुछ ऐसा पदार्थ खा लिया है जिसके बाद मुश्किल आ सकती है। तो इसके पीछे की वजह या इस मामले में अब तक पुलिस की टीम क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल अमृत, देखिए मैं बता दूं कि घटना कल शाम की है, जब एक माँ और बेटी जो है वो थाने बाहर पहुंची थी और थाने के गेट के बाहर ही उन्होंने जो है या तो पहले से वो जहर खाकर आई थी या जो भी था वो थाने के बाहर आकर के और बेहोश हो गई। दोनों जब बेहोश अवस्था में जब थाने के बाहर वहां पर पड़ी हुई थी तो जो राहगीर थे उन्होंने देखा, उनमें से एक महिला जो थी वो थाने पहुंची और उन्होंने जानकारी दी कि इस तरह से दो वहां पर लोग पड़े हुए हैं। तो जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने देखा कि उनकी सांसें चल रही थी। वो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत इलाज के लिए जो है अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल में उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया था। मगर देर रात जो है कि दोनों की जो है दुखद मौत हो गई और पुलिस अब इस मामले में जो है तफ्तीश करने में जुटी है। मगर इसमें अभी तक जो है परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है कि क्या कुछ विवाद हुआ था या कोई बात ऐसी रही थी कि जिसके पीछे दोनों माँ बेटी ने जो जहर खाया है। अभी इस मामले में बहुत सारी चीजें जो है पुलिस अभी खंगालने में लगी हुई है। पिता से भी बात की जा रही है। जो अभी तक की जो जानकारी है, जो अपडेटेड जानकारी है, उसमें ये बात सामने आई है कि जो महिला थी वो अपने पति को छोड़ करके दूसरे शख्स के पास रह रही थी और दूसरा शख्स जो था वो शायद उसकी बेटी को परेशान कर रहा था। इस तरह की अभी तमाम बातें जो है वो सामने आ रही है। मगर अभी जब ये पूरा जांच का विषय है और अभी पुलिस इसमें जांच कर रही है, तो ये पूरी जांच के बाद ही ये पूरा मामला जो है इसका खुलासा हो पाएगा कि क्या कुछ कारण रहे हैं इनकी मौत के पीछे, जो उन्होंने जहर खाया है, तो जो आत्मघाती कदम उठाया है। हालांकि जो घटना है बड़ी दुखद है। इस तरह से जो है निश्चित तौर पर निशात, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि थाने के सामने आने के पीछे की वजह क्या है, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं? और एक अहम सवाल ये कि जब पुलिस की टीम अस्पताल लेकर पहुंचती है तो क्या रास्ते में कोई स्टेटमेंट पुलिस को मिल पाता है? क्या कोई बातचीत हो पाई या दोनों इस स्थिति में नहीं थी कि वे कुछ कह पाए या पुलिस वाले कुछ समझ पाए, पूछ पाए? बिल्कुल, देखिए जब थाने के बाहर जब ये पड़ी हुई थी तो जब जैसी खबर मिली तो पुलिस ने तुरंत उन लोग को जब वहां पे देखा जाकर के और देखा तो उनकी सांसें, जैसा कि हमने बताया कि सांसें जो थी वो चल रही थी, तो पुलिस ने पहले उनको प्राथमिकता ये दी कि उनका इलाज किया जाए, उनको जो है ठीक किया जाए ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। और इस दौरान जब वो एम्बुलेंस से उनको अस्पताल लेकर जाया जा रहा था तो बीच में जरूर एम्बुलेंस के जो ड्राइवर जो अटेंडर था उसको उन्हें एक जो लड़की थी उसने कुछ चीजें जरूर बताई थी। उसने अपने नानी का नंबर उन्हें दिया था और कुछ चीजें बताई थी, मगर वो चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनकी स्थिति इस तरह से नहीं थी कि वो ज्यादा कुछ बता पाती। स्थिति बहुत गंभीर थी, इसलिए उन्हें तुरंत जो है अस्पताल रेफर कर दिया गया था और अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। जब इलाज चल रहा था उस दौरान भी ये स्थिति नहीं थी कि वो कोई स्टेटमेंट दे पाती। मगर दुखद ये रहा कि ये सारे सब घटना में जो है उनकी मौत हो गई। बिल्कुल निशात, एक अहम सवाल ये कि ये कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ जा रही थी या थाने ही आ रही थी? और इसके साथ साथ आसपास के लोगों ने क्या कुछ बताया, जिन लोगों ने पुलिस को सूचना दी होगी या आसपास के दुकान वालों ने क्या कुछ कहा है? देखिए ये खंडवा में जो एक जगह है अमलपुरा, उसके पास में एक छोटा सा कस्बा है, वहां की रहने वाली थी और ये वहां से ये थाने पहुंची थी। थाने पहुंचने के पहले क्या कुछ हुआ ये किसी को पता नहीं है कि क्या कुछ घटना हुई।
मगर इतना जरूर है कि जब थाने के बाहर जब वो पड़ी थी तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था, तो ये साफ दिखने लगा कि उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खाया है या पिया है। तो उसके बाद जब जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा तो लोगों की भीड़ लगने लगी और लोगों ने तुरंत जो है पुलिस को सूचना दी। और जब जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने भी अपनी तत्परता से उसको दिखाते हुए जो है तुरंत इलाज के लिए उसको अस्पताल में बिल्कुल रेफर निशात, करवाया। लेकिन बड़ा मगर सवाल अभी यह तक है की कि जो ये सारा दोनों जिस तरह से थाने अभी के जो सामने मिली मामला हैं, ये भी हो सकता है कि ये थाने में ही आ रही हो, ये भी हो सकता है कि इन्हें जबरन कुछ ऐसे पदार्थ खिलाए गए हैं जो ये ना खाना चाहती हैं, जिस वजह से इनकी मौत हुई। जिसके पीछे कई सवाल हैं और मुझे लगता है कि हर एक एंगल से पुलिस को इस मामले में जांच करनी चाहिए, जो कि जाहिर सी बात है पुलिस कर भी रही है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। सागर में पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी के तहत पुलिस ने एक कार से 65 पेटी अवैध शराब बरामद की है। बरामद की गई शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि राहतगढ़ के भानगढ़ रोड पर जंगल में एक कार खड़ी है और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखते ही 2 आरोपी भागने लगे, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने यहां पर पकड़ लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो सहयोगी रचित दुबे हमारे साथ सागर से जुड़े हुए हैं। रचित, क्या है ये पूरा मामला? 65 पेटी अवैध शराब की बरामदगी और इसके साथ साथ कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, तो किस तरीके से समझे, क्या अब तक पुलिस की टीम इस मामले में कह रही है? जी, आपको बता दें कि सागर के जो राहतगढ़ थाना है उसमें लगातार पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद अवैध शराब को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस ने कल राहतगढ़ के जंगल से 65 पेटी इनोवा कार से जा रही अवैध शराब को जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भानगढ़ के जंगल में एक इनोवा कार खड़ी हुई है जिसमें अवैध शराब रखी हुई है और उसे कहीं खपाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इनोवा कार से 65 पेटी शराब जब्त की है जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। और इस इनोवा कार में 3 लोग सवार थे जिन्होंने पुलिस को देखकर भाग निकले। पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। जांच की जा रही है। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जो 2 आरोपी फरार हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल रचित, जरा आपसे इस पूरे नेक्सस को समझना चाहेंगे, क्या कुछ चीजें चल रही हैं सागर में, क्योंकि 65 पेटी अवैध शराब की बरामदगी कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, तो क्या कुछ चीजें चल रही हैं? अगर एक जगह से कुछ बरामद किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ है जो चल रहा है, एक नेक्सस जो है इसके पीछे काम कर रहा है, तो उसे लेकर पुलिस किस तरीके से देखती है, किस तरीके से अभियान चलाए जाते हैं? जिस तरह से पुलिस ने कल अवैध शराब पकड़ी है, इसको लेकर जिले में अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो शहर का सागर में जो आबकारी अमला है वो लगातार सुस्त दिखाई दे रहा है। कहीं बड़ी कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो जिले में अवैध शराब का कारोबार है वो लगातार फलता फूलता जा रहा है और भारी मात्रा में जो नगर है, ग्रामीण इलाके हैं, उनमें जो अवैध शराब है वो पहुंचाई जा रही है। अगर पुलिस को कहीं मुखबिर से सूचना मिलती है तो ही इस प्रकार की कार्रवाई हो पाती है। पुलिस और आबकारी विभाग की अभी तक कोई संयुक्त बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। जाहिर सी बात है। रचित, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। छतरपुर में सिटी कोतवाली थाना इलाके के रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक युवक हरिओम असाटी लंबे समय से नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही थी और परिवार की माली हालत भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से बताया जा रहा है कि हरिओम असाटी ने अपने मोहल्ले के निवास पर ही फांसी लगा ली। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब इस खबर को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक युवक जिसे नौकरी नहीं मिली उसने आत्महत्या कर ली, और इस तरह से भी देख सकते हैं कि बेरोजगारी ने आज एक और शख्स की जान ले ली है। अगर आप समझे कि क्या स्थिति है तो ये वाकई एक गंभीर मसला है। हालांकि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है, पर अपने आप में ये कई सवाल सरकार के सामने खड़े करता है। अरविंद, क्या है जानकारी? हमारे सहयोगी अरविंद जुड़े हुए हैं और लगातार खबर पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है, क्या कुछ परिजन कह रहे हैं और पुलिस जांच कर रही है, तो क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आए? अमृत, मैं एक चीज बता रहा हूं, जो छतरपुर जिले में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारों की संख्या हो रही है, जिनके माता पिता अपने गरीबी से बच्चे को पढ़ाने के लिए जिला स्तर या अन्य भोपाल या अन्य बड़े शहरों में भेज रहे हैं, उन पे बहुत ज्यादा दबाव रहता है बच्चों पे।
कि वो कैसे जॉब में निकले। हालांकि हम एक बात बता दूं कि जो मध्य प्रदेश लेवल पे है या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा है, वो ना तो किसी प्रकार की वैकेंसी निकाल रही है, ना उसमें कोई जॉब मिल रहा है। उसमें भी लोगों को जिस तरीके से परीक्षा देते हैं और परीक्षा में जिस तरीके से लेट रिजल्ट आता है। दूसरा मैं एक और बता दूं, कुछ पेपर लीक हो जाते हैं, जैसे पिछले दफे जब मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है कई ऐसी चीजें चल रही हैं और ये एक बड़ा सवाल सरकार के सामने है और सरकार कोशिश भी कर रही है। लेकिन अरविंद, इस मामले को किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या कुछ परिजन कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का कहना यही है कि हम बहुत बारीकी से इसमें जांच कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसमें हम देखें कि इसमें क्या हुआ है, हकीकत में क्या हुआ है। लेकिन जो उसका भाई कह रहा है कि वो नौकरी न मिलने की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में था और लगभग 15 से 20 दिन से वो परेशानी झेल रहा था। जाहिर सी बात है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, नजर बनाए रखिएगा अरविंद, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के रीवा में अब छात्रों और अभिभावकों के हित में पुस्तक मेला लगाया गया है, जहां कम कीमत पर छात्रों के लिए किताबें और यूनिफॉर्म मिलेंगी। मानस भवन में लगे इस पुस्तक मेले का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया। एनडीटीवी की टीम ने स्कूलों और पुस्तक दुकान संचालकों के गठजोड़ के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आई और कई जिलों में छात्रों और अभिभावकों को राहत देने के लिए पुस्तक मेले लगाए गए। तो उन्हीं में से एक ये तस्वीर, जहां पर पुस्तक मेले से अभिभावकों को एक राहत मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जितने भी रीवा के बुक सेलर्स हैं, सभी ने अपने स्टॉल लगाए हैं और सभी को जानकारी दे दी गई है, बच्चों के अभिभावकों को। तो सब यहाँ पर आवागमन चल रहा है। 3 दिन में पूरे शहर में बात फैल जाएगी, तो एक एक दुकान ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ही छत के नीचे सभी दुकानें की स्टॉल हैं और जिसको जिस दुकान से लेना होगा अपना परचेज कर सकेंगे। और इसी प्रकार से बच्चों के ड्रेस, स्कूल ड्रेस जो होती है, उसके भी स्टॉल लगे हुए हैं। जितने इस काम में व्यापारी हैं उनके स्टॉल लगे हैं। तो मुझे लगता है कि सोच समझ के ये कदम उठाया गया है और इससे व्यापक हित बच्चों का और अभिभावकों का और जो बुक सेलर्स हैं, व्यापारी हैं, सभी का इसमें व्यापक हित है। मैं इस समय मानस भवन में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 दिन का पुस्तक मेला लगाया गया है। इस जगह पर बच्चों के लिए चाहे वो ड्रेस हो, किताब कापी हो, यहाँ पर सब चीजें मौजूद हैं, वो भी कंसेशन रेट पे। इसका सीधा सा अर्थ है बाजार की मोनोपोली खत्म हो गई। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसका परिणाम, एक सुखद परिणाम यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या है फायदा? ये सर, ये मध्य प्रदेश शासन और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये पुस्तक मेला लगाया गया 3 दिवसीय, जिसमें कि शहर के सारे बुक सेलर्स और सारे यूनिफॉर्म सेलर्स ये सारे यहाँ पर एकत्रित है। मानस भवन का क्षेत्र है ये, और यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं, जो कि एक हम पेरेंट्स के लिए बहुत सहूलियत की बातें हैं। यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब जो हम चाह रहे हैं कि मतलब हमारे बच्चों को छूट मिले किताबों में, कापियों में, स्कूल यूनिफॉर्म में, यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। क्या कहेंगे आप? एकदम सही है, एकदम सही है। सबको बेहतर से बेहतर डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोई सब कंकूट तोड़ते जा रहे हैं, कोई भी और कंकूट नहीं है यहाँ पे। बताइए। बहुत बड़ी व्यवस्था है और सभी अभिभावकों के मन में संतुष्टि है। और एक चीज मैं और बहुत अच्छी देख रहा हूँ कि कुछ दुकानदारों की ये शिकायत रहती थी कि उनके पास ग्राहकी नहीं होती, तो सबके पास यहाँ पे सब, उनको भी बराबर का बाजार का शेयर मिला। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो ये पहल करी है एनडीटीवी ने, ये बहुत काबिले तारीफ है। और मैं एनडीटीवी को एक ग्रुप की तरफ, पेरेंट्स ग्रुप की तरफ से मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ये पहल करी और इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप क्या हम एनडीटीवी को एक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं इस पहल के लिए।
अभी आपसे भी बात करूंगा, बताइए। एनडीटीवी के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि हम जैसे पेरेंट्स का भी वो रिव्यू ले रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। और किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है कि पर्टिकुलर एक दुकान से ही आप लोग यहाँ नहीं पसंद आया तो हम दूसरी दुकान में भी जाके ले रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। छूट भी हर चीज में, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुकों में भी, एनसीईआरटी गवर्नमेंट की हर तरह की बुकों में छूट मिल रही है, स्टेशनरी आइटम में भी छूट मिल रही है, ड्रेस बैग जो भी पर्टिकुलर हमारे बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं उनमें हर चीज में हर तरह का डिस्काउंट मिल रहा है। काफी अच्छा है कि पेरेंट्स को किसी प्रकार की सुविधाएं भी नहीं है, बाहर पानी वानी की सब चीजों की व्यवस्थाएं हैं, अंदर कूलर वगैरह बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। पहली बार ऐसा देखने में नजर आया, ये सब कुछ किया एनडीटीवी ने। जब एनडीटीवी ने इस खबर को दिखाना प्रारंभ किया उसके बाद पूरे प्रदेश में हलचल मची। शासन ने इस बात पर ध्यान दिया और एक छत के नीचे पुस्तक मेला लगाने का निर्णय किया। आज मानस भवन में वो दिखाई दे रहा। सबसे बढ़िया बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है। बच्चे अपने मन की चीज ले सकते हैं, फूल के ले सकते हैं, हर जगह भी ले सकते हैं, और मम्मी पापा के लिए भी बढ़िया है। ये तो दुकान में भी बच्चे अपनी ले सकते थे, नहीं ले सकते हैं क्योंकि मार्केट रहती है बच्चों को पकड़ना। यहाँ सबसे बड़ी सुविधा है कि बच्चे को ढीला जा सकता है, गाड़ी मोटर से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या कहेंगे आप, पुस्तक मेले में आए हैं, बच्चों के लिए पेरेंट्स हैं खरीद रहे, बताइए। यहाँ तो ज्यादा महंगाई हमको दुकान से ज्यादा महंगा समझ में आ रहा है। कैसे? मतलब जो रेट दुकानों में मिल रहा है उससे ज्यादा यहाँ है, कोई डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं 10% का डिस्काउंट है। नहीं तो कुछ जगह पे है, बाकी मैक्सिमम मतलब दुकान में जैसे 30% भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 10% मिल रहा है। यहाँ पर ग्राहकों का कहना है कि केवल 10% डिस्काउंट दिया जा रहा। किसी दुकान में डिस्काउंट ज्यादा भी मिल जाता था, लेकिन ज्यादातर लोग ये प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर एक छत के नीचे लगाया गया ये पुस्तक मेला। इस पुस्तक मेले के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं संजय गुप्ता हूँ, लक्ष्मी स्टेशनरी एंड बुक शॉप मेरी शॉप है। इस पुस्तक मेले से मैं संतुष्ट कतई भी नहीं हूँ। रीवा में 100 व्यापारी हो तो 20 व्यापारियों को जानकारी हो पाई है, 80 व्यापारियों को जानकारी नहीं है। रीवा शहर में पहली बार जब एनडीटीवी ने इस खबर को दिखाया उसके बाद पूरे प्रदेश में शासन जागा। उसने पेरेंट्स के हित में ध्यान देने की कोशिश की, एक छत पर ज्यादातर दुकानदारों को लाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दुकानदारों का कहना है कि हमें उस तरीके की सुविधा नहीं मिल पाई। लेकिन अपने आप में फिर भी काफी बड़ी बात है। बस आज के लिए इतना पर्याप्त है, फिर आपसे बाद में बात करूंगा। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। खबर सागर से, जहां पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर महिला से ठगी हुई है। ठग ने महिला से 30,000 रुपए की ठगी की है। राहतगढ़ में एक महिला को पीएम आवास दिलाने के नाम पर एक फोन कॉल आया और जानकारी ली गई कि किस किस योजना का लाभ महिला को मिल रहा है। वहीं पीएम आवास योजना का लाभ न होने पर महिला को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की बात कही और ठग ने महिला से 30,000 रुपए की मांग की। महिला ने रुपए शख्स के खाते में भेज दिए। वहीं जब महिला को ठगी का शिकार होने की भनक लगी तो महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पहले शुरू में 11 फोन आया था, भारतीय बैंक से बोल रहे थे, तो बोले भाई आपको कोई सरकारी योजना मिली है? तो हमने कही सर नहीं, हमको अकेले लाडली बहना के 1200 रुपये आ रहे हैं। तो बोले लेके आ गए, तो हमने कही कुछ नहीं मिला। तो कहले आपको कुटी मुटी मैंने भी नहीं मिला सर। तो बोले और गैस में टंकी मैंने भी कुछ नहीं मिला। तो बोले के बाद 100 साल मैंने नहीं बनी सर। तो कही ठीक है, आपको मैं रिटर्न करता हूँ 2,40,000 रुपया, तो आपकी सब व्यवस्था बन जाएगी। और राशि की मांग कर रहे हैं क्या? और राशि की मांग कर रहे हैं, 4,000 और दे। टोटल तो 30,000 जमा किए, 4,000 और मांग रहा है। हाँ, 4,000। उसने क्या नाम बताया था अपना? क्या नाम उसका? उसका नाम बताया तो भदौरी के पंकज भदौरी। कहीं आप इसकी शिकायत की है क्या? हाँ। कहाँ शिकायत की है? हमने शिकायत थाने में की है। क्या चाहती हो? क्या चाहती? हम अपना पैसा वापस चाहते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एनसीपीसीआर ने शराब बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा है और फैक्ट्री से 60 नाबालिगों के रेस्क्यू किए गए। रेस्क्यू किए गए नाबालिगों को स्कूल बस से फैक्ट्री में लाया जाता था और कम पैसे में 15-15 घंटे काम कराए जाते थे, जिसके चलते उनके हाथ गल गए हैं। एनसीपीसीआर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को लिखा गया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है।
सोम डिस्टिलरी नाम की एक शराब फैक्ट्री में बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। आज मैंने यहाँ पर आकर निरीक्षण किया, यहाँ पाया कि 50 से अधिक बच्चे यहाँ शराब बनाने के काम में संलग्न थे। उन बच्चों को हम रेस्क्यू करने की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ इन बच्चों को स्कूल बसों में भर के लाया जाता है। स्कूल बसें भी हमको यहाँ पे खड़ी हुई है। इन बच्चों को बेहद कम पारिश्रमिक दिया जाता था। 15-15 घंटे उन परिस्थितियों में काम कराया जाता था जहाँ आंखों में खड़े भी नहीं हो सकते। बसों में बच्चों को भर के लाया जा रहा है तो मानव तस्करी की धारा को अट्रैक्ट करता है। हम पुलिस को धारा 370 में FIR करने के लिए लिख रहे हैं और हम ये इंश्योर करेंगे कि 370 में FIR हो। इसके अलावा बच्चे कहाँ के हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की इंक्वायरी में सामने आएगा। जब तक के सामने आएंगे तो आपको बताएंगे। आज राष्ट्रीय बाल आयोग द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई है, जहाँ पर लगभग 50 से ऊपर के बाल मजदूरी में संलिप्त बच्चे पाए गए हैं। प्राथमिकी बाल आयोग हमें देगा और उसके ही अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। मुरैना में दूषित पानी पीने की वजह से करीब 12 लोग बीमार पड़ गए और इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। जानकारी मिली है कि रामपुर कस्बे के सिमरूदा किरार गांव में अचानक लोगों को उल्टी दस्त की बीमारी होने लगी, परेशानी होने लगी, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर को दी गई, जिसके बाद टंकियों की जांच की गई तो टंकी के पानी में कुछ मिलाए जाने की आशंका जाहिर की गई। वहीं पुलिस ने पानी के सैंपल ले लिए हैं। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। नीट को लेकर शक संदेहों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। हालांकि एनटीए अपनी जिद पर अड़ा है, लेकिन 1523 स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स को वापस लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही। और देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी यहां पर अब सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट और दूसरे जगहों पर भी ये मामले जो हैं वो चल रहे हैं, अदालत में भी और सड़क पर भी। आप देख सकते हैं क्या कुछ चीजें चल रही हैं। नीट 2024 के बाद जो कुछ हुआ और अब उस परीक्षा परिणाम आने के बाद जो कुछ हो रहा है, उस पर जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके मनोस्थिति पर क्या फर्क पड़ रहा है और वो इस बारे में क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए हम भिलाई के एक इंस्टीट्यूट में हैं, जहां पर नीट की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं और कुछ एक्सपर्ट्स यानी कि टीचर्स भी हैं और इस सेक्टर में काम करने वाले लोग भी हैं। हम सबसे बात करेंगे। फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है या फिर नीट एग्जाम के बाद जो सवाल उठे हैं, इन सारे बिंदुओं पर जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? प्रिंस जायसवाल। प्रिंस, कितने महीने से तैयारी कर रहे हो और क्या उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे हो आप नीट की? मैं 11th से कर रहा हूँ। उम्मीद क्या है? चयन हो जाएगा नीट में, मेडिकल में, उसमें चलेगा? पहले तो लग रहा था हो जाएगा, बट अब ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल टाइप से। क्यों ऐसा लग रहा है? जिस हिसाब से स्कैम हुआ है या फिर पेपर लीक की मतलब बात हो रही है और 720 में 720 बहुत लोगों का आया है, उस हिसाब से थोड़ा डर लग रहा है। क्या नाम बताया अपना? प्रिंस जायसवाल। प्रिंस की जो चिंता है वो चिंता 24 लाख जो बच्चे इस बार परीक्षा दिए हैं और लगभग इतने ही और इससे ज़्यादा बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, सबकी चिंता यही है। और भी बच्चे लोग हैं इस पर। क्या आपको क्या लगता है कि ये जो चल रहा है उसको एक भरोसा बनाए रखने के लिए एनटीए को क्या करने की ज़रूरत है? फर्स्ट तो दोबारा पेपर होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने ये चीटिंग की है और बहुत सारे जगह हम देखे हैं कि बिहार में भी बहुत सारे लोग पकड़ाए हुए हैं और कुछ लोगों को नीट के पेपर के एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था, जिससे उन लोग एक दिन पहले ऐसे आरोप लग रहे हैं। आरोप लगे हैं, ये प्रमाण नहीं है, अभी इस पे जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर बच्चों की मनोस्थिति पर फर्क जरूर पड़ता है जब इस तरह की चीजें आती हैं, खासकर उन बच्चों पे जो ईमानदारी से तैयारी करके अच्छे कॉलेजेस या एडमिशन लेके डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? आइए सामने आइए। देविका साहू। देविका, क्या लग रहा है, उम्मीद है बन जाओगे डॉक्टर? तैयारी कर रहे हो? हाँ सर, तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद से ही कर रहे हैं कि बनना है डॉक्टर। और ये जो गड़बड़ियाँ सामने आ जाती हैं या इससे क्या फ़र्क पड़ता है?
बच्चों का मनोबल ही कम हो जाता है। इतना बड़ा जब एग्ज़ाम संभाल रहे हैं तो अच्छे से करना चाहिए। हर कोई बच्चा होता है वो अपना टाइम दे के अपनी इतनी मेहनत से यहाँ पे पढ़ने आ रहा है। मम्मी पापा का भी फैमिली कंडीशन हर किसी का अच्छा नहीं रहता है। मेहनत कर रहे हैं तो होना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इस मामले में आप लोग को जानकारी है उसके बारे में कि ग्रेस मार्क हटा दिया जाए, तो ये क्या काफ़ी है कि इसके अलावा भी कुछ होने चाहिए? डबल एग्ज़ाम होना चाहिए सर, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं जो कि पॉसिबल नहीं है नीट में, क्योंकि 720 में 719 718 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि माइनस मार्किंग तो कटता ही है। तो एक में कटेगा तो 4 में तो 5 नंबर तो कटेगा ही, तो उसको रीमार्किंग क्यों दिया गया है? तो फिर से ना नीट होना ही चाहिए। मतलब कुल मिला के ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए नीट की जो 2024 की परीक्षा हुई वो फिर से होनी चाहिए। यही एक ऐसा भरोसा बनाए रखने के लिए हो सकता है। टीचर्स क्या कहते हैं वो जानते हैं। क्या लगता है आपको इस पूरे मामला जो चल रहा है इसमें एनटीए पर फिर से भरोसा हो बच्चों को, खासकर तैयारी जो कर रहे हैं? नहीं, देखिए और ये चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इन नेशनल लेवल पे पेपर्स ले रहे हैं उनको बहुत एक रोक रहा हूँ, नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम आशीष राय है, मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ। पिछले 16 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि परफेक्ट स्कोर वाले नियर अबाउट 100 स्टूडेंट्स पहुँच गए हैं, है ना। फिर उसमें 700 वाले 4000 3000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ इसमें दिख रही हैं। और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ये उम्मीद नहीं है। उन्हें इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई गांव से है, कोई लोन लेके पढ़ा रहा है बच्चों को। अभी आते हैं बस यही पूछते हैं क्लास में, सर कैसे होगा, इतना नंबर आ रहा है, इस बार कैसे होगा। ये बच्चे प्लान किए रहते हैं कि हमारे 600 नंबर आने हैं, 550 नंबर आने, उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। पता चला 600 नंबर पर भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। तो काफ़ी मानसिक रूप से बच्चे परेशान तो रहते ही हैं। और टीचर्स भी या और भी एक्सपर्ट्स से आप बात करें तो यही फील होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ तो है। गड़बड़ हुई है, ये तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि गड़बड़ हुई है। री नीट एक ऐसा फैसला हो सकता है जिससे कि सभी बच्चों में कम से कम भरोसा हो कि फिर से परीक्षा हुई है और जिन्होंने परीक्षा दिया अब वो काबिल लोग ही वहाँ पर सीट पर जा रहे हैं। अब इसमें एनटीए क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आने हैं वो भी क्या फैसला आता है, इसके बाद जो 8 जुलाई को एक सुनवाई होनी है, तमाम